हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर 3 मानव जनन के बारे में, जिसमें मानव जनन में हमने क्या पढ़ लिया था। हमने पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था, युग्मनज के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने यानी कि जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसमें निषेचन किस प्रकार से होता है, फीमेल्स में किस तरीके से होता है। तो हम निषेचन से पूर्व की घटनाएं पढ़ रहे थे, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो कल हमने जो अपना टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा मासिक धर्म चक्र क्या होता है और अंडाणु जनन हमारा होता क्या है। तो अंडाणु जनन में हमने पढ़ी थी अपनी 3 क्रियाएं हमारी क्या थी। तो हमारी गुणन प्रावस्था थी, दूसरी हमारी वृद्धि प्रावस्था थी और तीसरी थी हमारी परिपक्व प्रावस्था, यानी कि जो हमारी ग्रोथ फेज थी। तो परिपक्व प्रावस्था में हमने सारा अपना जो भी था, यानी कि एक एग का जैसे डेवलपमेंट होता है फुल, वो हमने जाना था कि हमारा डेवलपमेंट एग का होता कैसे है। तो एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अंडाणु जो होता है उसकी, यानी कि जो एग होता है उसकी संरचना किस टाइप की होती है। तो जो इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से इसका अंडाणु का जो निर्माण हुआ था वो हुआ किस तरीके से था। हम क्या देखा था हमने कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ था हमारे, यानी कि एक प्राथमिक सेल कोशिका थी, प्राथमिक कोशिका थी, उसमें हमारा अर्धसूत्री विभाजन हुआ। उसके फलस्वरूप क्या हुई, हमारी प्राथमिक अंड कोशिका से 2 कोशिकाओं का हमारा निर्माण हो गया था, जो हमने बाय डायग्राम देखा था। मैंने आपको डायग्राम के द्वारा ही समझाया था। तो जब हमारी प्राथमिक अंड कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया तो एक छोटी कोशिका बनी थी और दूसरी हमारी बड़ी कोशिका बनी थी। बड़ी कोशिका का नाम हमने क्या दिया था, द्वितीयक अंड कोशिका, यानी कि सेकेंडरी oocyte, जो हमारी n नंबर में थी। और जो दूसरी वाली कोशिका बनी हमारी छोटी वाली, उसका नाम हमने रखा प्राइमरी पोडोसाइट, यानी कि प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, यानी कि जिससे हमारी 3 छोटी कोशिका बन रही थी और जो हमारी बड़ी कोशिका बनी थी उससे हमारे अंडे का निर्माण हो रहा था। अब हमने क्या देखा कि अब द्वितीयक अंडकोशिका जो थी वो अंडवाहिनी में स्रावित हो गई हमारी, और अंडवाहिनी से क्या हुआ, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हुआ वहाँ पे, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, हमारी दूसरी एक बड़ी कोशिका बनी। अब जो दूसरी हमारी छोटी कोशिका बनी थी, संख्या में हमारी 3 थी, यानी कि जिनका कोई यूज नहीं था। अब इन्हें क्या कहा था, इन्हें हमने द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका यानी कि पोडोसाइट सेल्स कहा था। और बड़ी कोशिका जो थी वो हमारी अंडाणु बन गई थी, यानी कि एक अंडाशय से एक अंडे का निर्माण हुआ था। हमने ये जाना था कि एक महीने में एक फीमेल्स में एक ही अंडे का निर्माण होता है, यानी कि अंडाशय से बस खाली एक ही अंडे का निर्माण एक महीने में एक बार होता है। वो भी क्या होता है, वो भी 24 घंटे तक सक्रिय रहता है, उसके बाद वो सक्रिय नहीं रहता। तो अंडाणु के बारे में हमने जाना था कि अंडाणु जो होता है हमारा एगुड़ित होता है, एक कोश के होता है और वो एक केंद्र के होता है, यानी कि उसमें एक केंद्र पाया जाता है। अब जानते हैं अंडाणु की संरचना के बारे में कि अंडाणु की संरचना होती कैसी है। तो ये एक अंडाणु की संरचना मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। अंडाणु इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हमारा होता है केंद्रक, एक ही हमारा केंद्रक है। ये इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसमें हमारी प्राथमिक अंडकोशिका है, इसमें ये हमारे जो ये लाइनिंग पाई जा रही है ये होती है हमारी जोना रेडिएटा, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे हमारी गोल गोल से पाए जा रहे हैं इसको बोलते हैं पुटिका कोशिका, यानी कि फॉलिक्यूलर सेल्स। और उसके बाद जो हमारी बीच वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। अब जानते हैं कि अंडाणु की जो संरचना होती है फीमेल्स में वो किस तरीके से होती है। अब जानते हैं मादा के अंडाणु के बारे में कि मादा का अंडाणु जो होता है वो कैसे होता है। ये तो हमने पढ़ ही लिया था अपना कि मादा का जो अंडाणु होता है वो एगुड़ित होता है, यानी कि n नंबर में होता है, अंडाकार होता है और गोलाकार होता है, और लगभग 0.1 सेंटीमीटर व्यास की उसकी संरचना होती है। अब क्या होता है कि इसके मध्य भाग में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, यानी कि जो केंद्रक ये है, इसमें इसके आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, यानी कि डीएनए जिसको बोलते हैं, ये आनुवांशिक पदार्थ इसमें उपस्थित होता है। और इसके चारों ओर एक बड़ा पीला भाग, ये जो है बड़ा पीला भाग होता है, इसको बोलते हैं पीतक, योग बोलते हैं इसको। और योग की जो बाहरी परत होती है, यानी कि योग की जो ये बाहरी परत है इसको रेडिएटा कहा जाता है। और केंद्रक के चारों ओर विभिन्न कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, ये सब उपस्थित होते हैं। ये हमारा अंडाणु की संरचना में हमें दिख ही रहा है कि हमारा क्या क्या होता है। अब बात करते हैं कि जोनो रेडिएटा जो है हमारा, ये जोनो रेडिएटा ये क्या काम करता है। जोनो रेडिएटा के बाहर पुटिका कोशिकाएं उपस्थित है, यानी कि ये पुटिका कोशिकाएं उपस्थित है इसमें। और ये कोशिकाएं क्या करती है, ये कोशिकाएं अंडाणु के परिपक्व होने के पश्चात अपने आप ही स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी, यानी कि जैसे ही अंडाणु परिपक्व हो जाएगा, प्री मैच्योर हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगी, अपने आप नष्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि जब अंडाणु की संरचना होगी तो उसके बाद जब अंडाणु से फ्यूज़न जो होगा वो मैथुन क्रिया के द्वारा ही होगा, यानी कि स्पर्म्स और एग्स में जब फ्यूज़न होगा वो मैथुन क्रिया के द्वारा होगा। मैथुन क्रिया क्या होती है इसके बारे में बताती हूँ आपको। मैथुन क्रिया में क्या होता है कि नर अंग और मादा अंग आपस में जब संयोजन करते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु को रिलीज करते हैं आपस में ये,
और जब उनका निषेचन किया जाता है, निषेचन हो जाता है उनका रिलीज होने के बाद, उसी को बोलते हैं मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया किसी भी भ्रूण के विकास में बहुत ज़्यादा, यानी बिना मैथुन क्रिया के किसी भी भ्रूण का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि मैथुन क्रिया में ही शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलन होता है और उसके बाद इनमें निषेचन होता है। अब बात करते हैं निषेचन की, यानी कि अब तक हमने पढ़ ली कि निषेचन से पूर्व की घटनाएं हमारी पूरी हो चुकी है। अब आता है हमारा मेन निषेचन, उसके बाद हम पढ़ेंगे निषेचन की बाद की क्रियाएं हमारी। तो अब निषेचन के बारे में बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा वो किस तरीके से होता है। तो निषेचन के बारे में हमें पहले से ही पता है कि हम काफ़ी पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन जो होता है वही निषेचन कहलाता है, यानी कि नर युग्मक के शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु। अब क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में जब ये दोनों संयोजन करते हैं, यानी कि एन होते हैं दोनों, और जब आपस में संयोजन करते हैं तो 2n बन जाएंगे। 2n होने के बाद क्या होगा, एक युग्मनज यानी कि एक जायगोट का निर्माण कर लेंगे। एक शुक्राणु में क्या होते हैं 23 गुणसूत्र होते हैं और अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। जब ये आपस में संयोजन करते हैं तो क्या होते हैं, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है 46 हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मन जायगोट का ये निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि निषेचन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कि निषेचन किस तरीके से होता है हमारा। तो बात करते हैं कि जब मैथुन क्रिया हमारी लगातार होती रहती है तो उसके अंत में वीर्य का स्राव होता है, यानी कि जो मेल लिंग होता है उससे वीर्य का स्राव होता है मादा योनि में, और इस वीर्य में लगभग 1 से 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं, जिसमें केवल 1% ही जीवित रह पाते हैं, यानी कि 1 से 40 करोड़ शुक्राणु भले ही हो लेकिन जीवित कितने रहेंगे 1%, 1 या 2 जीवाणु उसमें जीवित रह जाएंगे। और ये वीर्य जो होता है 1.1 से 3 ml मात्रा में स्रावित होता है, यानी कि इसकी जो मात्रा होती है वो 1 से लेकर 3 ml होती है, और इसी में 1 से 40 करोड़ तक शुक्राणु पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जब शुक्राणु होते हैं ये संलग्नित होते हैं, मादा योनि में संलग्नित हो जाएंगे, यानी कि उसमें रह जाएंगे, और उसमें रहने के बाद क्या करते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से करते हैं, ये अपनी पूंछ की सहायता से। इनमें पूंछ होती है, यानी कि शुक्राणु हमने देखा था इस शेप में था शुक्राणु, ये जो इनमें पूंछ होती है इसकी सहायता से 5 मिलीमीटर मिनट की चाल से अंडवाहिनी की ओर गति करते हैं, यानी कि अंडे से मिलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो क्रिया होती है अंडवाहिनी की और इनकी गति करने की किसके द्वारा होती है, ये होती है फर्टिलाइजिंग क्रिया और एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया के दौरान। जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु की ओर गति में सहायक होता है, यानी कि जब फर्टिलाइजिंग क्रिया होगी या फिर एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया होगी, इन दोनों ये जो दोनों अभिक्रियाएं होती हैं ये हेल्प करती हैं शुक्राणु को अंडाणु की ओर गति प्रदान करने की। अब बात करते हैं कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु की गति में वीर्य के लिए उपस्थित जो प्रोस्टाग्लैंडिस होती हैं, शुक्राणु की गति में जो वीर्य में उपस्थित प्रोस्टाग्लैंडिस हमारी कोशिकाएं होती हैं, और मादा की पीयूष ग्रंथि से स्रावित ऑक्सीटोसिन की शुक्राणु की अंडाणु की ओर गति में सहायक होती है। यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिस क्या होता है, हार्मोन्स होता है, और मादा की पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन। ये क्या करते हैं, शुक्राणु को अंडाणु की ओर गति में सहायता प्रदान करती हैं। दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं कि जो शुक्राणु होता है उसको अंडाणु की ओर गति प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कि निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी के 1/3 भाग में होती है, यानी कि पूरे भाग में नहीं होगी, बस खाली 1/3 भाग में होगी। अब क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु के पास पहुंचने के बाद उससे चिपक जाता है, यानी कि शुक्राणु अंडाणु से चिपक जाएगा, एग से चिपक जाएगा। अब शुक्राणु जो होता है वो मूल रूप से अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाता, यानी कि पूरे तरीके से वो उसको निषेचित नहीं कर पाता। इसके लिए उसमें कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं और इस क्रिया को कहते हैं सामर्थ्य धारिता। ये नहीं कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल गए और निषेचन हो गया, वो उसको पूरे तरीके से उसको निषेचित नहीं कर पाता। अब क्या होता है कि जो शुक्राणु का सिर होता है उसका मध्य भाग जो होता है वो पहले अंडाणु में प्रवेश करता है, और इसके बाद लगभग 180 डिग्री के कोण पर मुड़ते हुए शुक्राणु अंडाणु के केंद्र पर मिल जाता है। शुक्राणु जो होगा वो अंडाणु में पहले तो उसके हेड की तरफ से और फिर उसके मिडल भाग की तरफ से प्रवेश करता है वो अपने। उसके बाद क्या होगा, उसमें 180 डिग्री का कोण बनाएगा। 180 डिग्री का कोण बनाने के बाद क्या होगा, शुक्राणु अंडाणु का जो केंद्र होता है यानी कि जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर ये मिल जाता है। उस पर मिलने के बाद क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है वो लगभग 48 घंटे तक सक्रिय रहते हैं, यानी कि फीमेल्स में पहुंचने के बाद ये 28 घंटे तक सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन जो अंडाणु होता है वो 24 घंटे तक सक्रिय रहता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हर बार मैथुन क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन ही हो, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आपस में निषेचन नहीं हो पाता, लेकिन जब तक अगर शुक्राणु जो हमारा
फीमेल्स में अंडाणु होता है वो क्या होता है, वो 24 घंटे तक सक्रिय रहता है, लेकिन अगर उसके बाद फिर वो क्या होता है, उसके बाद वो सक्रिय नहीं रह पाता और फिर क्या होगा, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये हो गया हमारा निषेचन के बारे में। निषेचन हमारा पूरा खत्म हो गया। इसके बाद निषेचन का महत्व क्या होता है, निषेचन का महत्व बस इतना ही कि इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 2n हो जाती है। यानी कि जो निषेचन से पहले क्या होते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं, ये n नंबर में होते हैं और उसके बाद युग्मज बनाते हैं तो ये 2n नंबर में हो जाते हैं, यानी गुणित हो जाते हैं। उससे पहले ये अगुणित होते हैं। और निषेचन के बाद क्या होती है कि गुणसूत्रों की संख्या 2n हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निषेचन की बाद की घटनाएं कि निषेचन की बाद की घटनाओं में क्या होता है हमारा।